हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के यूनिट 5 की, जो कि है सरफेस केमिस्ट्री। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर का बनाना है, तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया था सरफेस केमिस्ट्री के लिए। तो आज हम लोग इसी चैप्टर की बात करेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। दोस्तों, जैसे कि अब बात करते हैं कि आखिर सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिनन हैपनिंग एट द सरफेस। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो किसी चीज़ के सरफेस पे हो रही हो। अब उसका एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को कैसे देता हूँ, जैसे समझिए जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है रस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो रस्टिंग में क्या होता है कि जो आयरन का होता है, आयरन पे जंग लग जाती है, उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आयरन वो खराब होने लगता है। तो अगर ये रस्टिंग स्टार्ट कैसे होता है, तो स्टार्ट क्या होता है, वो आयरन का जो भी प्लर है या मान लो जो भी कोई आयरन की शीट है उसके सरफेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले वो सरफेस को धीरे धीरे डिग्रेड करता है और फिर अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से एक ऐसा एग्जाम्पल है या फिर एक ऐसी रिएक्शन है जो कि सरफेस पे हो रही है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जैसे कि बात करते हैं डिसोल्यूशन की, जैसे कि मान लो आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना है, जैसे कि लेट्स से अगर आपको शुगर पानी में डिसॉल्व करनी है, तो देखो क्या होगा, धीरे धीरे पहले जो भी शुगर का अपना क्रिस्टल रहेगा उसके ऊपर की पहले एक लेयर जाएगी, फिर दूसरी लेयर जाएगी। तो क्या होगा, वो लेयर के हिसाब से या फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ इंटरेक्ट करेंगे, उसके सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे फिनोमिनन्स की जो कि सरफेस पे हो रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एड्सॉर्प्शन के बारे में। अब पहले थोड़ा सा फिर से समझते हैं कि एड्सॉर्प्शन होता है क्या है। तो ऐसा समझो जैसे कि हमारी जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही ले सकते हैं। अगर मैं इसको लेट्स से थोड़े दिन के लिए अपने इधर कहीं भी छोड़ देता हूँ रूम में, कुछ दिन के बाद क्या होगा कि आपको एक सरफेस पे डस्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आके जो डस्ट के पार्टिकल्स है या फिर जो धूल थी वो इस मार्कर के सरफेस पे आके बन गई। या फिर आप लोग अपने घर में भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि रखी रहती हैं, कुछ टाइम तक रखी रहती है, तो उनके ऊपर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स आके सेटल हो जाते हैं। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स आ रहे हैं और किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर आके सेटल हो जा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा एड्सॉर्प्शन। अब फिर से समझते हैं एड्सॉर्प्शन को क्या होता है। तो एड्सॉर्प्शन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रादर देन इन बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी स्पीशीज है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इसके केस में, वो क्या हो रहे हैं, वो एक सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, मतलब सरफेस पे आके कलेक्ट हो जा रहे हैं या इकट्ठे हो जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उस चीज के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि क्या है, फिर से सुनो, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस नॉट ऑन बल्क ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, हम लोग एड्सॉर्प्शन में जो बात करेंगे वहां पे हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सॉलिड्स की, ठीक है, और सॉलिड्स और गैसेस के एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। तो ऐसा होता क्या है सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स का क्या होता है कि सॉलिड्स की जो भी सरफेस रहती है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उसमें रहता है कि वो और पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स आते हैं और उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल का बहुत ही सिंपल सा है कि आप लोग कभी मार्केट में कोई कंटेनर वगैरह लेके जाते हो, कोई डब्बे वगैरह प्लास्टिक के, उसके अंदर आपको सिलिका जेल्स के पाउच मिलते हैं छोटे छोटे। तो उनका काम क्या था, उनका सिंपल सा काम होता है कि जो भी उसके अंदर कभी भी मॉइस्चर जमा ना हो, जैसे कि उसको वो क्या करते हैं, जो सिलिका जेल्स होती है वो मॉइस्चर को क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। तो वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर बचेगा नहीं, और वहाँ पे क्या रहेगी, जो एयर है उसके अंदर वो ड्राई रहेगी। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ एक एड्सॉर्प्शन का। दूसरा एग्जाम्पल एड्सॉर्प्शन का क्या है कि जो शुगर है जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, वो क्या होता है, आपको पता है कि शुगर केन से बनती है। तो जो केन शुगर होती है वो जब बनती है, वो क्या होता है कि उतनी ज़्यादा प्यूरिफाइड नहीं होती, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहती हैं, और वो देखने में उतनी वाइट कलर की नहीं होती जितना हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि उस शुगर को एनिमल चारकोल से पास करवाया जाता है, उस शुगर सॉल्यूशन को, ठीक है, जब वो सॉल्यूशन में होती है। तो जो एनिमल चारकोल है वो इम्प्योरिटीज़ को एब्सॉर्ब कर लेता है और शुगर हमारी वहाँ से पास होकर निकल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर जो है और वाइट होती चली जाती है और रिफाइंड होती चली जाती है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो एड्सॉर्प्शन की हेल्प से एनिमल चारकोल जो है उसके साथ में बाइंड होके रह जाती है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ किसका, एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। तो ये तो हमने समझा एड्सॉर्प्शन के बारे में। अब एड्सॉर्प्शन में देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो कोई ऐसा सॉलिड है, ठीक है, जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं। तो उन लोगों को क्या क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये आपके पास में एक सॉलिड है, ठीक है, कुछ भी मान लो जैसे एक कोई डब्बा है जो आपके पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा सॉलिड है, इस पे बहुत सारे
बाहर के पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मान लो कि आपके जो एयर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जो एयर पहले बाहर थी ऐसे हवा में, एयर के मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, कुछ कुछ आके जो है इसके सरफेस पे भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो सॉलिड्स की सरफेस होती है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिंग होती है और सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब इसमें देखो क्या हुआ कि जो हमारा सॉलिड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एड्सॉर्बेंट हुआ। और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी कोई मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हुए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। ठीक, तो आगे से आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हम लोग आगे भी इन टर्म्स का यूज करने वाले हैं। तो एड्सॉर्बेट मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो कि आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, और एड्सॉर्बेंट मतलब वो सॉलिड जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका एड्सॉर्बेट, और सॉलिड क्या हो गया, वो हो गया आपका एड्सॉर्बेंट। हाँ, और इससे पहले एक चीज और, एक हमारे पास में एक और नई चीज है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब क्या है, एक तरह का जो है एड्सॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन का पूरा उल्टा है। तो जैसे कि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे किसी के भी जाके बाउंड हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर इकट्ठा हो जाते हैं। डिसॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वहां से हट के निकल जाते हैं। तो मतलब जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स अगर वो निकल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे हो रहा है हमारा डिसॉर्प्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन की। अब देखो दोनों ही टर्म आपने एब्जॉर्प्शन तो बहुत ज्यादा सुना होगा। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, एक जगह पानी भरा हुआ है, उसमें क्या किया, एक कोई कपड़ा लिया, वो डिप किया। ठीक है, अभी क्या होगा कि पूरा का पूरा कपड़ा जो है आपका वो वेट हो जाएगा। ठीक है, या मान लो एक स्पंज लिया आपने, पानी में डिप किया, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा वो क्या करेगा, वाटर को होल्ड कर लेगा या वाटर उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर यही हम एग्जांपल लें दूसरे तरह का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक अम्ब्रेला है, अभी बारिश हो रही है, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो अम्ब्रेला पे क्या रहता है कि जो अम्ब्रेला का जो है क्या, वो भी कपड़े का ही कुछ बना हुआ है। ठीक है, एक फैब्रिक का ही बना हुआ है। तो उस पर क्या रहेगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स गिरते हैं तो क्या करते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं, या फिर तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी कोई रेनकोट है, तो क्या हुआ कि वो रेनकोट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रह रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे। तो एक तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे। और जो हमारा नॉर्मल क्लोथ है, मान लो ये मेरी शर्ट है, अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर तक आ जाएगा। तो वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो सिंपली एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल अंदर तक एंटर कर जाते हैं, और एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने पहले सिलिका जेल के बारे में बताया था, इसको यहां से हटाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया सिलिका जेल। सिलिका जेल, ठीक है, ये क्या कर लेता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लेता है, ये एक तरह से वाटर एब्जॉर्बेंट है। अगर यहीं पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं, मतलब CaCl2 ले लें। तो ये CaCl2 क्या करता है, जब भी कभी ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये आपको बनाता रहता है CaCl2, लेट्स से .2H2O या फिर .6H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाटर है वो एक्चुअली उसके अंदर तक चला जाता है, मतलब जो CaCl2 के वाटर बिल्कुल पूरी तरह से उसके अंदर एंटर कर जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका एब्जॉर्प्शन। और जो सिलिका जेल कर रहा था वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन कर रहा था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर सरफेस पे रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट हो जा रहा है, और देखो दोनों वाटर बिल्कुल CaCl2 के साथ में आके ऐड हो गया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वाटर कहीं पे भी बिल्कुल ऐड नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया था वाटर का, तो यहाँ पे वाटर जो है वो कहाँ पे आके इकट्ठा होगा, वो आके इकट्ठा होगा सरफेस पे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट दैट जो भी आप सब्सटेंस दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हो, तो पूरे के पूरे कैल्शियम क्लोराइड में वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आके इकट्ठा हो रहा है वो, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। इसका तो दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि मान लो आपके पास एक चौक है, और चौक को अगर आप एक इंक में डिप करते हो, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे कि जो है आप देखोगे कि चौक बाहर से तो आपको नीला नीला दिखने लगेगा अगर ब्लू कलर की इंक है तो, और उसके अंदर अगर आप उसको तोड़ कर देखोगे तो वो इंक अंदर जो है, अंदर आपको भले ही वो वेट दिख सकता है, बट इट विल नॉट बी ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लू कलर था या जो ब्लू पिगमेंट था किसके अंदर, इंक के अंदर, वो क्या हुआ उस चौक के सरफेस पे आके एब्सॉर्ब्ड हो गया,
और जो वाटर था वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया और वो अंदर तक आपको दिखता दिखेगा। लेकिन जो ब्लू कलर है वो सरफेस पे ही रहेगा, इट मीन्स उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और वाटर का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की। अब थोड़ा सा इस पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसको सब हटा देते हैं यहाँ से। तो ये भी थोड़ा सा सुनने वाला ही है, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। ओवरऑल ये चैप्टर ही थोड़ा सा सुनने वाला है, तो थियोरेटिकल है। आप लोगों को मैं इसलिए कम से कम इसको ज़्यादा डिटेल में और नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जितना आपकी बुक में दे रखा है उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब दोबारा से जाके बुक से पढ़ोगे तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फिर से बात करते हैं मैकेनिज्म। तो फिर से लौट कर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पे। अब देखो होता क्या है कि लेट्स से आपके पास में कोई भी सॉलिड है, तो जैसे कि ऐसे मान लेते हैं, जैसे मेरे पास में एक चार्जर है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें क्या है कि एक पूरा ये एक सॉलिड है, और इसका देखो होगा क्या कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे भी है, मॉलिक्यूल इसके सरफेस के अंदर भी है। तो क्या होता है कि जब भी जो भी मॉलिक्यूल्स, आपको पता ही है कि जो भी एटम्स है, जब भी कभी एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या रहता है, एक वीक फोर्स रहता है उनके बीच में। चाहे भले अगर हम कोई सॉलिड आयरन की बात करें या फिर कोई भी सॉलिड की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर कुछ ना कुछ वीक फोर्सेस रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाकर दिखाऊं कि लेट्स से ये एक हमारा सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे, देखो क्या होगा, बहुत सारे एटम्स या एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, उनमें क्या होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, इतना ही कर देते हैं। ओके, तो इनमें क्या होगा, देखो बहुत सारे फोर्सेस होंगे, कुछ फोर्स इधर हो, कोई मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहे होंगे, कोई इधर लगा रहे होंगे, कोई इधर लगा रहे होंगे, कोई मॉलिक्यूल फोर्स इधर लगा रहे होंगे। तो क्या होगा कि जो उसके अंदर के जितने भी फोर्सेस हैं वो एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो। मतलब कि अब मॉलिक्यूल के जो हमने सॉलिड लिया था उसके अंदर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट या टोटल क्या हो गया, वो हो गया जीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स बचे सरफेस पर, तो देखो सरफेस पे क्या है कि कुछ ना कुछ उनमें क्या रहेगा, कोई ना कोई फोर्स रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि अभी वो क्या हो रहा है कि उनके सारे फोर्स जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो जो अंदर होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल का मान लो कोई फोर्स इधर है बाहर, तो ये शायद कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो जब ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ फोर्स रह जाएगा, और इसी की वजह से क्या करते हैं, वो और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, फिर से समझो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर की जितने भी वीक फोर्सेस हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर रह जाएंगे। ठीक है, उनमें क्या रहेगा, उन पे कोई ना कोई हमारा जो फोर्सेस उन पे बचेंगे, स्मॉल फोर्सेस, वो क्या करेंगे और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे और वहां पे हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो ये है एक तरह से हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसमें देखो और क्या क्या होता है, तो उसको ऐसे समझो कि इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये वाला फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो पाया, और यहाँ से इसने क्या किया, किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ में किसी और मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया अपनी सरफेस में। अभी क्या हुआ कि अभी जो एक्स्ट्रा ज़्यादा इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फोर्स था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब अब जो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खाली रह गया था, उसने क्या किया, उस फोर्स से उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एनर्जी थी वो क्या हो गई, वो एनर्जी हो गई खत्म। ऐसे समझो कि जब भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब भी कभी फ्री फॉर्म में होते हैं, उनके पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है, और जैसे वो किसी से बॉन्ड बना लेते हैं या फिर कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनकी जो फ्री एनर्जी है वो हो जाती है कम। तो इसका मतलब क्या होगा अब कि यहाँ पे जो भी हमारी एनर्जी थी वो हो गई कम। ठीक, एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा कि एनर्जी वो क्या होगी, एज अ हीट रिलीज हो जाएगी, और ये रिएक्शन क्या होगी, ये हमारी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे जो होगा डेल्टा एच जो होगा इसका, वो होगा इसका नेगेटिव। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसी हो गई, ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर से समझो कि जो फोर्सेस थे, जो एनर्जी थी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास में जो कैंसिल आउट नहीं हो पाई थी, अभी क्या हो रहा है कि जो है वह उसने किसी ना किसी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई तो डेल्टा एच हुआ नेगेटिव, क्योंकि ये जो हमारा रिएक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक। मतलब जो एनर्जी कम हुई वो एज अ हीट रिलीज हो गई। तो आपको ये समझ में आया कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पे देखो समझते हैं काम की, वो क्या है, वो ये है कि जब भी कभी एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म पढ़ी है डेल्टा एस, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स कितने रैंडम मोशन में है तो उनकी रैंडमनेस में क्या फर्क आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ आके एब्जॉर्ब हुई होगी, पहले क्या हो रहा होगा
कि वो मॉलिक्यूल्स फ्री रहेंगे। ठीक है, अब जैसे एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होने लगे। तो जो मॉलिक्यूल्स पहले फ्री थे वो अब आ गए सरफेस पे। जब सरफेस पे आ गए तो उनकी जो रैंडमनेस है, उनकी जो एंट्रोपी है वो हो गई कम। ठीक है, तो उसका मतलब हमें दो बातें समझ में आई। जब एड्सॉर्प्शन होगा तो वो रिएक्शन कैसी होगी, नंबर वन वो एक्सोथर्मिक होगी, और दूसरा क्या होगा, उसकी एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, तो जो डेल्टा एस है या जो एंट्रोपी है वो हो जाएगी डिक्रीज, या फिर उसका चेंज जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका नेगेटिव। तो उसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब हमने एक चीज पढ़ी है गिब्स इक्वेशन की, वो हमने पढ़ी है क्या, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी क्या है, गैस फ्री एनर्जी है, और आपको लोगों को पता है किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, हमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसमें देखो फॉर्मूले में हमें ऑलरेडी पता चल गया कि डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, उसके अलावा क्या है, टेम्परेचर तो देखो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू तो कभी माइनस में आएगी नहीं क्योंकि हम केल्विन की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को छोड़ते थोड़ी देर के लिए अब यह बचा डेल्टा एस। डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके कैसा हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर कितनी नेगेटिव में होनी चाहिए, इतनी नेगेटिव में होना चाहिए जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है उससे ज्यादा हो। तो अगर इसकी वैल्यू उससे ज्यादा है तभी क्या हो पाएगा कि जो हमारा डेल्टा जी है वो आ पाएगा माइनस में। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेल्टा एच शुड बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ कि वो जो है डेल्टा, अब देखो ये पूरी जो टर्म है टी डेल्टा एस वो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो गई है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले तो नेगेटिव में तो है ही ऑलरेडी, हमें पता है एड्सॉर्प्शन में नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में भी इतनी होनी चाहिए कि जो टी डेल्टा एस है उससे ज्यादा हो, तभी ये क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जब डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा तभी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस चलने वाली है, तभी एड्सॉर्प्शन होने वाला है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा एच की वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए नेगेटिव में। ठीक है, अब दूसरी बात ये, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए टी डेल्टा एस के। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। और डेल्टा जी जीरो कब होता है, तब होता है जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में कितनी हो गई, टी डेल्टा एस के बराबर हो गई। तो वो क्या हुआ, वो एड्सॉर्प्शन की रिएक्शन आ गई इक्विलिब्रियम में, मतलब जितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे होंगे उसी रेट से क्या हो रहे होंगे, वो डिसॉर्प्शन भी वहां पे हो रहा होगा। ठीक है, और अगर इससे हमारा क्या होता है, ऊपर निकलता है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू थोड़ी सी कम रह जाती है और टी डेल्टा ज्यादा हो जाता है, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी क्योंकि डेल्टा जी हो जाएगा तब पॉजिटिव। तो ये था हमारा, हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की। ठीक है, तो एक बार इसको देखो फिर से देख लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू कितना है, टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और देखो डेल्टा एस भी नेगेटिव में है, इधर माइनस का भी साइन है, तो ये तो टर्म पूरी की पूरी हो गई पॉजिटिव में। अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंड टू मेक डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। और हमें ऑलरेडी पता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में भी कितना होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो टी डेल्टा एस पॉजिटिव में है उससे भी ऊपर हो, तभी ये क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा, तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ये बाई चांस दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये रिएक्शन कहां पे आ जाएगी, ये रिएक्शन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे, और जो हमारा यहाँ पे डेल्टा जी है वो हो जाएगा जीरो। ओके, तो ये बात हो गई मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं जिसका कि नाम है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको हटा देते हैं यहां से। अब टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन देखो बहुत ही सिंपल है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मैं दोनों यहां पे लिख देता हूं। तो एक तो है केमिसॉर्प्शन, और दूसरा कौन सा है, फिजिसॉर्प्शन। अब दोनों में फर्क क्या है देखो, आपको अभी जल्दी से समझ में आ जाएगा, दोनों के सारे पॉइंट्स यहां पे लिख देते हैं। तो पहले समझते हैं फिजिसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन से मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा एड्सॉर्प्शन जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है एड्सॉर्प्शन के टाइम पे। और केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा एड्सॉर्प्शन के टाइम पे। अगर फिजिसॉर्प्शन की बात करें तो ये किस वजह से होगा, यहाँ पे आपके बनेंगे वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस, ये वीक वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका एक्चुअल बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके बॉन्ड्स आ सकते हैं, मान लो कोवलेंट बॉन्ड आ सकता है आपका, या कोई आयनिक बॉन्ड आ सकता है, कोई और बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके
कोवेलेंट आयनिक या फिर कोई और बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, एक्चुअल बॉन्ड्स का। जबकि यहाँ पे जो रहेगा अट्रैक्शन वो किसकी वजह से रहेगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से रहेगा। अब जो लोगों को नाम नहीं समझ में आ रहा है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते क्या है, तो देखो ऐसा है कि जब भी कभी दो एटम है उनके बीच में क्या रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहेगा। तो उन अट्रैक्शन का अब क्या होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी होते हैं, कुछ वीक अट्रैक्शन भी होते हैं। तो वीक अट्रैक्शन में क्या क्या आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। तो लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं वीक फोर्सेस है, इसलिए इनको वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। और स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, वो आपके आते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा होता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस में कौन कौन से आएंगे, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। ये थे 11th क्लास में, अभी ज़्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लो कि जो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है वो भी बहुत ही वीक रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो जो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब इससे तो हमें दो चीज़ें बातें समझ में आई कि ये वाली जो होगी, यहाँ पे ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक तो दोनों ही होंगी, लेकिन इसमें जो है डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ आपकी 80 to 240 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे जो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कुछ तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रहेगी और ये वाली कम रहेगी, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी कम रहेगी। इसका अगर हम और नया इस पे पॉइंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा अच्छा बनेगा। और इसका एक मतलब और निकल के आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे जो है केमिस ऑप्शन शो कर देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सभी बनेंगे जब उनके बीच में कंपैटिबिलिटी रहेगी कुछ। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें थर्ड पॉइंट तो ये लिख सकते हैं दिस इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक या स्पेसिफिसिटी इज वेरी हाई। और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका लो स्पेसिफिसिटी वाला या लो स्पेसिफिसिटी ऐसे लिख देते हैं। तो देखो ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हुआ। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इसी से हम बना लेंगे। वो क्या है कि क्योंकि इसमें देखो कितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है, या सॉरी इसमें जो एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज हो रही है जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उससे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा प्रोसेस रहेगा केमिस ऑप्शन का वो रहेगा आपका इरिवर्सिबल। मतलब क्या हुआ कि एक बार ये एड्सॉर्प्शन हो गया तो यहाँ पे डिसऑप्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनर्जी ही जो हमारा रिलीज हो रही है वो बहुत कम है। इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए हैं उनको अगर आपको ब्रेक करवाना है, वहां से हटाना है, तो अगर आप इतनी एनर्जी देंगे तो वो वहां से हट जाएगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये अपनी रहेगी रिवर्सिबल। तो फिर इस ऑप्शन कैसा होगा, वो होगा रिवर्सिबल, और ये कैसा होगा, ये होगा इरिवर्सिबल। इसके साथ साथ और देखो अभी सिर्फ इसी की हम एंथैल्पी के बेसिस पे ही बताते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। इसका और क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको जो है आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नहीं शॉर्ट में छोड़ते हैं, पूरा लिख देते हैं हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए भी क्या होगा, हमें बहुत ही ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत लगेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें उतनी ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, लो एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसी के साथ साथ और नए पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि अगर आप अपना देखो दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वो रिएक्शन कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हीट रिलीज हो रही है, आपने और टेम्परेचर दिया तो वो क्या होगा कि हमारा एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, हीट बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो है आपका केमिस ऑप्शन, वो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज। और ये कैसा होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम एनर्जी से, यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी भी अगर आप दे दोगे तो ये इंटरेक्शन जो है वीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, आपका एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एड्सॉर्प्शन होता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, एक सर्टेन लिमिट तक है, उस लिमिट के बाद वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये तो क्लियरली ऐसा है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कम होता जाएगा, और जिसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये थोड़ा जो है उसके साथ साथ एड्सॉर्प्शन ज्यादा शो करेगा। तो ये बात हो गई इसकी, 6 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं 7 पॉइंट। हाँ, तो ये क्या है कि सरफेस एरिया, क्योंकि ये एड्सॉर्प्शन हमारा कैसा एक सरफेस फिनोमिनन है, तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वो सेम ही ट्रू रहेगा कि अगर आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है तो आपका जो है एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो जैसे कि मान लो यही एक सॉलिड है तो उसका एड्सॉर्प्शन अभी क्या हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है। अगर मैंने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया तो बेसिकली क्या होगा कि एक नई सरफेस क्रिएट हो जाएगी, तो वहां पे भी एड्सॉर्प्शन हो सकता है। और ब्रेक कर दिया तो जैसे जैसे मैं इसको ब्रेक करता जाऊंगा वैसे वैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और एड्सॉर्प्शन भी ये ज्यादा शो कर सकता है। इसलिए दोनों के केस में क्या होगा, आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, दोनों का एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो आ रहा है इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की, जो हमारे गैसेस आके एड्सॉर्ब होने वाली है उनका नेचर से क्या डिफरेंस आता है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 गैसेस के एग्जांपल देता हूँ। एक लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक लेते हैं मीथेन CH4 और एक लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो हमारा SO2 है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन। ठीक है, इसका जो CH4 का है उसका है 190 केल्विन और इसका ऑक्सीजन का जो है वो है आपका 33 केल्विन। तो देखो मैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों बता रहा हूं वो पहले समझाता हूं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है कि अगर आप उससे ऊपर निकल गए, ठीक है, तो आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ऑक्सीजन है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन, तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में लगाओगे तो बहुत कम बैठेगा, क्योंकि क्या होता है ऑलरेडी 273 ज्यादा इसमें ऐड कर रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में आएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या हो सकता है कि आप रूम टेम्परेचर पे कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास क्या होता है कि वंडर वाल फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतने ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। मीन्स इसका देखो 630 केल्विन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली गैस आप एक बहुत ही हाई टेम्परेचर तक आप उसको क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो और देखो गैस कौन सी लिक्विफाई होगी, जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, या जिसके अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वैसे तो कोई इंटरेक्शन होता नहीं है, हमेशा एक दूसरे से फ्री रहते हैं। लेकिन अगर आप क्या करो, उनको धीरे धीरे प्रेशर लगाओ, उनको पास में लेकर आओ, तो उनके बीच में एक वंडर वाल फोर्स डेवलप होगा। जो वंडर वाल फोर्स क्या होगा कि उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतने ही अच्छा वो इंटरेक्शन शो करेगी और उतना ही अच्छा उनका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे आने के बाद क्या होगा कि वंडर वाल फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो विच मीन्स अगर हम तीनों की एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझना, SO2 CH4 और ये, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो हमारे वंडर वाल फोर्सेस रहेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, तो ये सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन शो करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ केमिस ऑप्शन या फिजिक्स ऑप्शन। तो दोनों में फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप एब्जॉर्प्शन की बात करो, केमिकल या फिजिकल, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतने ही अच्छे से गैसेस एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लिया, एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लिया, मैकेनिज्म को भी कंप्लीट कर लिया और टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स पे, इसको यहां से मिटा देते हैं। यहां लिखते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ गैस या द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड विद रिस्पेक्ट टू अ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर आप क्या करो कि एड्सॉर्प्शन का अमाउंट लो और उसको प्रेशर के साथ में एक ग्राफ प्लॉट करो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो ग्राफ आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है फ्रोनलिक, उन्होंने ये दिया था, इसलिए उनके नाम से भी इसको यूज कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, तो उसको फ्रोनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से भी जाना जाता है, फ्रोनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो उसको देखो बना के दिखा देते हैं पहले। उसमें होता क्या है, ये देखो आपका ऐसा कुछ रहता है कि जो x अपॉन m, x क्या है यहाँ पे, x है आपका अमाउंट ऑफ जो भी हमारी गैसेस आके एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट। m क्या है, m है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब कि
कितना हमारा एड्सॉर्ब हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है आपका K डॉट प्रेशर 1/n। अब देखो K क्या है, K भी एक कांस्टेंट है और P क्या है, P है प्रेशर, और 1/n, n क्या है, n भी एक कांस्टेंट है। तो अगर हम क्या करें, इसका देखो ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आता है, ये रहा आपका x/m, मतलब ये आपका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जितनी इसकी x और m की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ये है प्रेशर की एक्सिस। तो अगर हम इसमें यहाँ पर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का आपको कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये वाला जो ऊपर वाले सबसे ऊपर वाला लाइन आ रही है वो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन को शो कर रही है। और अगर हम इसका टेम्परेचर को देखेंगे तो क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो ये जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ये सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, और ये वाला यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, वो होगा सबसे कम। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्चुअली आपका क्या कर रहा है, फिजिक्स ऑप्शन को शो कर रहा है। जैसे इसको मान लेते T1, इसको मान लेते T2 और इसको मान लेते T3। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जो T1 होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा, फिर T2 होगा, फिर T3। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना हमारा एड्सॉर्प्शन का अमाउंट कम होता जा रहा है। और ये कब बताया था मैंने, ये था होता है हमारा फिजिक्स ऑप्शन के केस में, मतलब ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। तो अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आता है कि एक ग्राफ बना के दे दिया आपको, उन्होंने बोल दिया कि ये x/m है, ये एड्सॉर्प्शन है, ये प्रेशर है, और ये यहाँ पे 3 टेम्परेचर है, तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा, कौन सा सबसे कम होगा, तो आप इस बेसिस पे कर सकते हो। ये कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा फिजिक्स ऑप्शन। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है यहाँ पे कि अगर हम तीनों ग्राफ को फिर से ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि यहाँ पे सब जगह क्या दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो क्लियर है कि एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। अगर आप गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा दोगे तो वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक टाइम पे आके ये सैचुरेट हो जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फिर कितना भी फिर आप प्रेशर बढ़ा लो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो ये आपका सिंपल सा था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आप देखो इसी में क्या करते हैं, इसी में अगर हम थोड़ा सा लॉग और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x/m हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, k है, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये log k हो जाएगा। फिर ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर p का log लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/n बाहर आ जाएगा और हो जाएगा log p। तो एक ये नया फॉर्मूला बन गया। और अगर हम इसको अब इसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी y एक्सिस है उस पे क्या ले रहे हैं, log x/m ले रहे हैं, और जो x एक्सिस है उस पे ले रहे हैं log p। ठीक, तो जब ये ले रहे हैं, आप देखो उसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो इसके साथ में क्या आ रहा है, 1/n आ रहा है। तो 1/n क्या हो गया, वो आपका स्लोप हो गया, और log k हो गया, वो हो गया इंटरसेप्ट। मतलब ये जो कुछ आएगा वो इस तरह का आपका ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी, जो यहाँ से यहाँ तक आया वो हो जाएगा आपका log k। ठीक है, और जो उसका स्लोप आया, स्लोप यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव स्लोप है, मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पे ये भी बढ़ रहा है। वो क्या होगा, आपका जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी 1/m। तो आप कोई सा भी दोनों में से ये ड्रॉ कर सकते हो, अगर एग्जाम में आता है तो पूछते हैं। तो ये सिंपली क्या है, इस इक्वेशन से डिराइव्ड है, सिर्फ हमने यहाँ पे लॉग लगा दिया है। और यहाँ पे ये जो 1/n आ रहा है, इसकी जो वैल्यू रहती है वो आती है आपकी 0 to 1 के बीच में। अब देखो उसको फिर से और एक बार ध्यान से देखते हैं कि अगर 1/n की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, ये 1/n log p, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एड्सॉर्प्शन है log x/m है वो अब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। मतलब प्रेशर आप कुछ भी लगा लो, एड्सॉर्प्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर 1/n की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर 1/n की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होगा, जो आपका प्रेशर है, जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अब ये 1/n है क्या, ये क्या कर रहा है कि 1/n जो है गैसेस जो भी एड्सॉर्बेट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम एक मान लो या फिर एक सेम ही गैस ले रहे हैं लेकिन अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका एड्सॉर्प्शन चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो 1/n की वैल्यू में क्या क्या आएगा, कैसे डिपेंड करेगी नहीं करेगी, वो हमें इतना अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि 1/n की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 1 के बीच में। और अगर 1/n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के। और या 1/n की वैल्यू 1 है, उसका मतलब क्या है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के।
तो ये था आपके एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें क्या होगा कि ज्यादा लगता नहीं इससे कुछ क्वेश्चन आने वाला है इस तरह का, या फिर एग्जाम में आया तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है कि अगर ये आपको बना के दिखा दिया और फिर पूछ लेगा कि T1 T2 T3 में बताओ कौन सा कम है या कौन सा ज्यादा है, तो वो आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी यहाँ पे, और इसमें ही एक थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। वो क्या है, वो ये है कि अभी तो हमने देखो कि एड्सॉर्प्शन में किसकी बात कर रहे थे गैसेस की। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एड्सॉर्प्शन एक जो सॉलिड सरफेस पे एक लिक्विड का भी एड्सॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हम लोग यहाँ पे log p लगा रहे थे, इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो ये तो log x/m ही रहेगा, ये log k ही रहेगा। ठीक है, प्लस 1/log जो p लगा रहे थे उसकी जगह आ जाएगा log c मतलब कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब हम जब लिक्विड की बात करें तो वहां पे हम लोग मोलैरिटी या फिर जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसमें बात करेंगे तो वो log c हो जाएगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ log p, क्योंकि गैसेस में तो वो कॉन्सेंट्रेशन का तो कुछ मतलब नहीं है। गैसेस में हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना मुश्किल है। इसलिए अगर हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो ये इक्वेशन में चेंज होकर सिर्फ c आ जाएगा। या फिर हम ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो हम लिखा था x/m का, तो x/m इक्वल टू कितना हो जाएगा, k डॉट प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसकी पावर 1/n। तो ये k जो है एक्चुअली ये और जो आपका 1/n है, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं आपके नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के प्लस टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो ये था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, इसको भी हम लोग कर देते हैं टिक। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन देखो बहुत ही सिंपल है और बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको जैसे बहुत ही हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। और एम्प्टी स्पेस में आपको पता है कि एम्प्टी स्पेस मतलब वहां पे कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, कोई भी गैस, कुछ नहीं होना चाहिए। तो गैसेस को एक प्लेस से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे आप लोग देखो गैसेस को कैसे हटा सकते हो, कोई ऐसा पॉसिबल तो है नहीं गैसेस को हटा पाना कहीं जगह से, वो तो सारी जगह है गैसेस। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपने क्या करा, कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉलिड का मिक्सचर यूज कर लिया जो कि क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है वहां से। तो क्या हुआ, एक आप क्लीन सरफेस ऑब्टेन कर सकते हो और वहां पे वैक्यूम बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहला इसका एप्लीकेशन हो गया इन मेकिंग ऑफ हाई वैक्यूम। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया कि जो लोग माइंस में वर्क करते हैं, जो कि वर्कर्स रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, जो कि माइंस में काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो वहां पे क्या लगता है, वो लोग उस पर्टिकुलर एक मास्क को यूज करते हैं और वो मास्क इस तरह से डिजाइन होते हैं कि जो वहां की हार्मफुल गैसेस हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। तो दूसरा एप्लीकेशन ये हो गया। तीसरा एप्लीकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या था, रॉ शुगर को क्लीन करने वाला एंड यूजिंग एनिमल चारकोल। तो वो एक आपका एप्लीकेशन हो गया इसका। और हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूमिडिटी, जैसे कि वो जो सिलिका जेल की बात कर रहे थे, तो वो भी है कि अगर आपको कहीं पे भी मॉइस्चर को हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सिलिका जेल्स को यूज कर लेते हैं। तो यही सारे के सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप लोग अपनी बुक से देख सकते हो। जो मेन थे आपको वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन का पार्ट, हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कैटालिसिस। तो इसको यहां से करते हैं इरेज। तो कैटालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं टेक्स्ट, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो मैं अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिसॉर्प्शन। तो मैंने तो इतनी सारी 9 बताई थी आपको, कोई भी 2 लिख देना, आराम से लिख देना, हाईली स्पेसिफिक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, एक्चुअल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो क्या है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई है, इरिवर्सिबल है, तो बहुत सारी है। कोई भी आप 2 कैरेक्टरिस्टिक लिख देना जो भी आपको अच्छी लगे। Why does फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी आपको पता है क्या है वहां पे कि जो फिजिसॉर्प्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से हो रहा है, या फिर जो उसकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर आप उसको उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो जो मॉलिक्यूल एक्चुअली एब्जॉर्ब हुए हैं वो डिसॉर्प्शन हो जाए, तो उनका मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होगा, हमारा फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या है, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये भी सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को पाउडर में कन्वर्ट कर दोगे तो बेसिकली आप उसका एरिया बढ़ा दोगे, और हम लोग स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है। तो सरफेस फिनोमिनन से एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो बस ये 3 ही सिंपल से क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, और तो है नहीं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं कैटालिसिस से। तो कैटालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। रिएक्शन क्या है, वो है आपका KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं किस में, KCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं।
तो हमें कितना चाहिए ऑक्सीजन, ये यहाँ पे लगाते हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3O2 और यहाँ पे लगाते हैं 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो एक्चुअली होती है वो होती है कुछ, जिसको टेम्परेचर चाहिए वो लगभग चाहिए 653 केल्विन से लेके कुछ तो अपना चाहिए 870, जैसे 870 केल्विन। तो इतना हाई टेम्परेचर आप जब दोगे तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, जब हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है वो ब्रेक हो पाएगा किसमें, KCl में और ऑक्सीजन में। अब आपने क्या करा, इसी रिएक्शन में आपने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ऐड कर दिया। और MnO2 ऐड करने के बाद आपने क्या देखा कि ये रिएक्शन जो है, एक तो उसका रेट बढ़ गया, मतलब ये जल्दी होने लगी, प्लस जो टेम्परेचर था, जो आपको पहले 650 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देना पड़ रहा था, वो क्या हुआ, अब वो भी डिक्रीज हो गया। वो भी लगभग रह गया आपका 473 से लेके ऑलमोस्ट 630 केल्विन तक। तो आपने देखा ऑलमोस्ट कितना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 200 से ज्यादा डिग्री का चेंज आ गया सिर्फ थोड़ा सा MnO2 ऐड करने से, और साथ साथ क्या हुआ, रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। तो यहाँ पे MnO2 ने क्या ऐसा कुछ कमाल का काम किया, वो क्या किया, उसने यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। सबसे पहले कैटलिस्ट किसने डिफाइन किया था, तो किसने बताया, चलिए साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था 1835 में उन्होंने ये टर्म कैटलिस्ट को बताया था। और उसकी डेफिनेशन क्या दी थी उन्होंने क्या बताया था, कैटलिस्ट के लिए उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोला था द सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड। मतलब क्या हुआ, ऐसे सब्सटेंस जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर दें या मान लो रेट को बढ़ा दें, और खुद उनमें ना ही तो कोई केमिकली चेंज आए ना क्वांटिटेटिवली चेंज है। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली। मतलब ना ही तो उनका अमाउंट कम हो और ना ही उनमें कुछ ऐसा कोई केमिकल चेंज आ जाए कि उससे कोई और नई चीज बन जाए। तो वो होते हैं सब हमारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। फिर से समझते हैं, द सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ डू नॉट चेंज केमिकली और क्वांटिटेटिवली। ठीक, तो वो हो गए हमारे कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, MnO2 ने एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया और हमने देखा क्या हुआ, टेम्परेचर एक तो कम हो गया रिएक्शन का और रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। तो ये थे हमारे कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट के क्या और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे अच्छा और हम आपको एग्जांपल देते हैं वो है आपकी हैबर प्रोसेस, जिससे क्या बनता है अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, ये वाली रिएक्शन होती है N2 + 3H2, इससे क्या बनता है आपका 2NH3 अमोनिया बन गया। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग आयरन को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो अगर आप आयरन ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन और अच्छे से हो जाती है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे आयरन कर रहा है काम एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में भी देखो दो चीजें और होती हैं। कैटलिस्ट के लिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर्स, और जो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं उन्हें बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स। तो इसका जो है आपके बुक में पॉइजन का एग्जांपल दे रखा है, वो है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम अगर हमने इस रिएक्शन में ऐड कर दिया तो क्या करेगा, कैटालिटिक पॉइजन की जैसे एक्ट करेगा और रिएक्शन को स्लो करवा देगा। ठीक, तो ये बात थी आपकी कैटालिसिस या फिर कैटालिस्ट की। तो अब हम बात करते हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिस्ट की। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही देख लेते हैं। होमोजेनस कैटालिस्ट, होमोजेनस कैटालिस्ट का मतलब क्या है कि जो आपका कैटालिस्ट है और जो रिएक्टेंट्स है, मतलब जो रिएक्शन में जो जिन मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही है वो दोनों अगर सेम फेज में है तो उसको इरेज करते हैं और फिर लिखते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। दोस्तों जागरण स्टार्ट हो गया है फिर से। तो ये है होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटालिस्ट पे ही इसको खत्म करते हैं। जल्दी से समझ लो होमोजेनस हेटेरोजेनस क्या होता है, फिर बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। होमोजेनस कैटालिस्ट का मतलब हो गया कि जो आपका कैटालिस्ट है और जो आपका रिएक्टेंट्स है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में है, मतलब सेम फॉर्म है। जैसे अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटालिस्ट भी आपका सॉलिड है, या रिएक्टेंट आपका अगर गैस है तो कैटालिस्ट भी आपका गैस है। एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 + O2। ये क्या होता है, इससे क्या बन जाएगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखो बैलेंस हो गया, ये कितना होगा 4 और 2 6, ये भी हो गया इतना। यहाँ पे जो हमने कैटालिस्ट यूज किया है वो हमने किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। तो ये क्या है, ये भी देखो गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल होमोजेनस कैटालिसिस का, कि यहाँ पे क्या सब कुछ एक ही उसमें आ रहा है। और अगर हम बात करें हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, तो देखो इसमें अभी क्या होगा, इसमें अगर देखो सेमी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ये
और यहाँ पे अब हम लोग क्या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं प्लेटिनम, और प्लेटिनम आपको पता ही है वो है सॉलिड। तो ये क्या होगा, ये आपका एग्जांपल हो गया हेटेरोजेनस कैटलिसिस का। तो ऐसे ही एग्जांपल अगर हैवर प्रोसेस है तो वो भी हेटेरोजेनस कैटलिसिस का एग्जांपल है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, और जो हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं आयरन, वो है हमारा सॉलिड। तो फिलहाल दोस्तों ऐसा करते हैं, यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करूंगा जैसे ही थोड़ा सा भी अगर टाइम मिलता है तो बाकी के जो भी टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए जाए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतने पे रुक जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं ये बाकी के टॉपिक्स को जल्दी से कवर करूँ और इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग फिनिश करें और आगे चैप्टर पे पहुंचे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का मैंने जितने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है या कोई आपके पास में सजेशन है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को रिप्लाई करूं। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। एज यू कैन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।